तो यूनिट 4 आज स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 इट इज नेम्ड एज क्या, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन। ये कई 3 वर्ड से मिलकर इस यूनिट को फ्रेम आउट किया गया है। फर्स्ट वन इज इनइक्वालिटी, सेकेंड वन इज डिस्क्रिमिनेशन and marginalization कहाँ, इन एजुकेशन। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में क्या था, मे बी सम एजुकेशनल कमीशंस, फिर पॉलिसीज और उसके इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह थे। एंड देयर आफ्टर यूनिट 4 it came to inequality, discrimination and marginalization in education। तो ये जो बेसिकली यूनिट है ना, दिस यूनिट इज अबाउट, अगर यूनिट 4 को आप कहें तो दिस यूनिट इज अबाउट सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, ये सोशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा ये यूनिट, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है ना। तो उनके एजुकेशन के फील्ड में जो है सोसाइटी या नेशन इटसेल्फ वो कहाँ कहाँ हर्डल क्रिएट करता है और कैसे कैसे हर्डल क्रिएट करता है, ठीक है ना। और जो हर्डल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जिस भी तरीके से, तो वो इस 3 चीज़ों को जन्म देते हैं। फर्स्ट वन इज inequality, second one is discrimination, and the third is marginalization in education। और ये तीनों वर्ड कहाँ से रिलेट करेंगे, एजुकेशन से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल स्टडी। आज इनइक्वालिटी देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन, देन मार्जिनलाइजेशन, उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो वन कंपैरेटिव स्टडी विल बी डन। ठीक है, तो आज फर्स्ट हेडिंग में स्टार्ट करते हैं हम लोग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन बहुत सिंपल है। देखिए ये सोशल प्रॉब्लम है और इसको डील करना भी उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए। बस आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, टेक्स्ट वॉट एवर रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से कॉपी में उतार सकते हैं देन ओनली यू वुड बी गिविंग अ प्रॉपर मार्क्स। ठीक है, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। इनइक्वालिटी क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सिंपल सा मीनिंग तो आपको पता ही है, विच इज नॉट इक्वल, है ना। इक्वल नहीं है, क्या नहीं है इक्वल, एजुकेशन। यानी कि द फर्स्ट टर्म डिनोट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, माइंड इट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द नेशन कहिए या इन ए पर्टिकुलर स्टेट कहिए, इन ए पर्टिकुलर रीजन कहिए, आप जो मर्जी कह लीजिए। पॉइंट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, ठीक है, इज नॉट सेम। यानी कि एजुकेशन इम्पार्ट करने के जो रिसोर्सेस है ना और जो टेक्निक्स है, दैट रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स, सॉरी, दोज रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स across the country or throughout the country are not same। ठीक है, जब मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स और रिसोर्सेस प्लेस टू प्लेस वैरी करेंगे, है ना, कहाँ पे किस लिए वैरी करेंगे, while imparting educations, तो नो डाउट उस एजुकेशन का जो आउटकम होगा वो भी उसी तरह से अलग अलग होगा। वेरी प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो जब आउटकम अलग अलग हो रहा है ना, एक्चुअली द होल प्रोसेस came into light
जब अलग अलग तरह के आउटकम सोसाइटी में दिखने लगे, ठीक है ना। जब चीजें कंडक्ट की जा रही थी कि एक जगह पे एक रिसोर्स है, दूसरे जगह पे थोड़ा बेटर रिसोर्सेस है, बेटर बिल्डिंग है, अच्छे टीचर्स हैं, सैनिटरी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, सो एंड सो बहुत तरह के फैसिलिटीज होते हैं। जैसे लास्ट यूनिट वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मिनिमम स्कूल तभी बन सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी कि उसके पास कम से कम 3 पक्का रूम हो, है ना, ऊपर में छत हो, सैनिटरी फैसिलिटीज़ हों, और उसके साथ साथ स्कूल में प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल हो, लाइक ब्लैक बोर्ड, बुक्स, मॉडल्स एट्सेट्रा। तब जाके इसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे आप स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे मान के चलिए, या इट इज़ वेरी वेल नोन कि एक रिमोट एरिया का स्कूल और एक उससे थोड़े से डेवलप टाउन में आ जाइए वहाँ का स्कूल, फिर आप सिटी में आइए वहाँ का स्कूल, फिर आप मेट्रो सिटी में आइए, है ना। अलग अलग जगह पे आप स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कभी अगर ऑब्जर्व करें तो यू विल कम टू नो कि हर जगह पे ना, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, क्या है कि इवन बुक्स, करिकुलम, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग टेक्निक्स एटसेट्रा, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट होगा तो बच्चा जब वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो उसका भी पोटेंशियल तो उसी हिसाब से क्रिएट होगा, है ना। अब अगर आप मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर स्टडिंग इन सिटी, सिटी में कोई एक बहुत बड़ा स्कूल होगा, मान लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड का स्कूल है, से फॉर एग्जांपल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, मैं विलेज में रहता हूँ और मैं कोई XYZ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ या बेसिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपने भी यहाँ से मान लीजिए 10th पास किया होगा, मैंने भी यहाँ से 10th पास किया होगा। तो कभी जब अपॉर्चुनिटी आने पे हम दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज, है ना, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एटसेट्रा, तो क्या होगा, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस तो मिलेगा ना। दैट डिफरेंस इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है। उस डिफरेंस को कहते हैं कि देयर इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। समझ गए कि व्हाट इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। तो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन का सिंपल सा एक मीनिंग आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेस starting from educational institutions, educational equipments, teaching learning materials, including teachers and faculties, etc., are not equally distributed in terms of quality also, ठीक है ना। क्वालिटी को भी इसमें अकाउंट में रखना पड़ेगा कि मटेरियल्स तो अवेलेबल जो है सो हैं, पर सिटी वाले टीचर जो हैं विलेज वाले टीचर से कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। इट इज़ जनरल कंसेप्शन, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि अलग अलग जगह पे, सिटी से लेकर विलेज से लेकर मेट्रो सिटीज, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग क्वालिटीज के फैकल्टीज होने के कारण उसके स्टूडेंट्स में भी वही डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको टेक्सचुअली अगर डील करना हो, ठीक है ना, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ये क्वेश्चन आ गया से फॉर एग्जांपल 2 नंबर का, है ना। तो आप कैसे इसको डील करेंगे, तो दिस शुड बी योर राइटिंग कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्या है। इट इज़ द डिफरेंस इन लर्निंग रिजल्ट्स, ठीक है, एंड और एफिकेसी, आप एंड कहिए और कहिए, एंड कहने से ज़्यादा बेटर होगा। लर्निंग रिजल्ट्स एंड एफिकेसी कैसे पता चला, एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स,
ठीक है ना, एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो ना, वहाँ एक पर्टिकुलर डिफाइंड सोसाइटी से तो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मेरिट को लेकर आते हैं, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग मेरिट होता है, दैट आल्सो इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंस। मुझे याद नहीं है, शायद ये पेपर 1 में है, मैडम बताएगी। अदरवाइज इंडिविजुअल डिफरेंस आप छोटा छोटा यही जान के रखिए कि मुझ में और आप में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होगा, पूरा पूरा मैच भी नहीं होगा, पूरा पूरा मिसमैच भी नहीं होगा, क्वालिटीज़ किसी की अच्छी होंगी, किसी की थोड़ी कम होंगी, ठीक है ना, कोई ज़्यादा सोता होगा, कोई ज़्यादा पढ़ता होगा, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सब अलग अलग तरह के डिफरेंस और मेरिट्स को ऑलरेडी कैरी करके आते हैं ना, तो उसी लेवल पे क्या होता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका लर्निंग रिजल्ट्स और एफिकेसी इन द सेंस एफिशिएंसी कि वो बच्चा पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट या उस फील्ड में कितना एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी is the difference in learning resource is the difference in learning results and efficacy experienced by students coming from different group। इसको आप एजुकेशनल इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी इन एजुकेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इनइक्वालिटी ये होता क्यों है, मैंने पहले बताया था कि दिस डिफरेंस इन लर्निंग कॉज्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मेजर फैक्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेस। अब जितने भी एकेडमिक रिसोर्सेस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नेम 1 और 2 एकेडमिक रिसोर्सेस। तो व्हाट आर द एकेडमिक रिसोर्सेस, तो इसमें सब कुछ आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ स्कूल, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स मान लीजिए, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, ठीक है ना, एंड अदर देन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, वहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कैसी होगी, वो होंगे नहीं होंगे, अगर है तो किस क्वालिटी के हैं, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एकेडमिक रिसोर्सेस। तो हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे नेशन में, थ्रू आउट द रीजन इसका जितना वास्ट एक्सपेंशन है, ठीक है ना, उस पूरे एक्सपेंशन में एकेडमिक रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी इन एजुकेशन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना, यह ऑब्जर्व होते रहता है एंड आई थिंक इट विल कीप कंटिन्यू, ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, दो थ्योरेटिकली वी हैव गॉट सम मेजर्स कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाने से पहले इसके रीजंस को जान लेते हैं ना, कि फैक्टर्स को, कि व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग एजुकेशनल इनइक्वालिटी। ये तो जस्ट अपने डेफिनेशंस के थ्रू पता किया कि ये कुछ 2-4 फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द यूनिट वुड बी, सॉरी द टॉपिक वुड ओवर, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स और कॉजेज ऑफ एजुकेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, फैक्टर्स कहिए, ऑब्लिक कॉजेज कुछ भी कह सकते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, फैक्टर्स ऑब्लिक कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन, इनइक्वालिटी इन, देखिए अब इनइक्वालिटी इन एजुकेशन हो या एजुकेशनल इनइक्वालिटी हो, सेम होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये होता क्यों है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्यों होता है, ठीक है ना। तो द वेरी फर्स्ट, तो मैं इसको इंडिया के एक्सपेंशन से चालू करूं, हमारे देश का जितना एक्सपेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, इधर शायद मणिपुर ही मान लेते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, मणिपुर से लेके उधर गुजरात तक, ठीक है ना, ये जो भी एक्सटेंशन बनता है, इस वास्ट एक्सटेंशन में ना सिटी, विलेज, टाउन, और आप उसको अगर विलेज से भी ज़्यादा छोटा मान सकते हैं, मतलब अंडर डेवलपमेंट, तो दैट रिमोट विलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, हालांकि ये कमी आता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो एक चीज़ मिसिंग हो जाता है भाई, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो समहाउ अपना डेली लाइवलीहुड के चक्कर में अपना मॉर्निंग टू नाइट खत्म कर देते हैं, है ना, कि क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ से पैसा आएगा। तो इस तरह से अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पीछे वो ज़्यादा भागते हैं इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इस सारे भागम भाग में ना वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इनके साथ दो चीज होता है, या तो ये बहुत दूर होते हैं, फार ऑफ, या फिर होते ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो या तो ये बहुत दूर होंगे और या नहीं होंगे, दो से एक। तो द फर्स्ट फैक्टर इज दैट डिस्टेंस। इसको प्रॉपर तरीके से लिखने, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था कि हमारे एक्सपेंशन में सिटी, विलेज, टाउन एक्सेट्रा जो भी इंक्लूजन होते हैं, उस इंक्लूजन्स में क्या है कि अंडर डेवलप्ड एरियाज ज़्यादा आते हैं। और अंडर डेवलप्ड एरियाज में क्या होंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या तो उस एरिया के बाहर सिटी के आसपास होंगे, या फिर उस गांव में, सॉरी, उस गांव से दूर होंगे, सिटी के आसपास होंगे, और अदरवाइज उस गांव में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको फैक्टर 1 के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होता है वो काफी दूर होता है, ठीक है। फैक्टर 1 आप आराम से लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे जो भी हो, वो उस पर्टिकुलर एरिया से जो अंडर डेवलपमेंट है उससे थोड़ा सा दूर या काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण क्या है कि दोज आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड, थोड़े बहुत इंटरेस्टेड अगर होंगे भी तो दूर होने के कारण वो बोलेंगे बस यार रहने दो, नहीं जाना पढ़ने, ठीक है ना। या कभी कभार जाएंगे, और वो कभी कभार धीरे धीरे क्या होता है, कभी नहीं में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पास आउट के बदले ड्रॉप आउट होकर निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिस्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक वैलिड फैक्टर है इनइक्वालिटी इन एजुकेशन को होल्ड करने में, ठीक है। और ये तो भैया क्या बोले, पॉवर्टी, गरीबी सब कुछ करवाता है ना। अब दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। हमारे सोसाइटी में कोई भी अगर गलत ट्रेंड चल रहा है, मे इट बी अ सिविल क्राइम, मे इट बी अ सीवियर क्राइम, ठीक है ना कहीं ये फैक्टर वहाँ एजेंट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जब आपके पास रिसोर्सेस को एंजॉय करने के लिए कुछ फैसिलिटीज, सॉरी, रिसोर्सेस को एंजॉय करने के लिए कुछ बैकअप नहीं होगा, दैट बैकअप इज शुड बी फाइनेंशियल। तो क्या होगा कि दो यू आर इंटरेस्टेड, एक बच्चा अगर इंटरेस्टेड होता भी है और उसके पास एडमिशन फीस, इवन कॉपी या किताब खरीदने का पैसा ना हो, तो उसका इंटरेस्ट और इंटेंशन दोनों यूजलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में पॉवर्टी इज वन ऑफ द एजेंट जो इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्प्रेड करता है, ठीक है। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। सिटी वाला एग्जांपल मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जिस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अपने कोर्स को कंप्लीट करके आता है, उसके पोटेंशियल में, एफिशिएंसी में, मेरिट में, कंडक्ट में, बिहेवियर में, पर्सनालिटी में, हर चीज में अंतर होता है ना। तो जब अंतर होता है तो भाई वो अंतर क्या है, वो उसका अपना डेवलप किया हुआ डिफरेंस नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इस फील्ड में एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ एग्जांपल देने के लिए मे भी मुझे किसी स्कूल्स या दो यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना पड़े, जो आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। यू ऑल आर ग्रोन अप, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। पर इस बात को याद रखिए कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है,
ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम तो यहीं पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, वो टीचर हो या स्टूडेंट, दोनों तो एक ही टाइम के लिए वहाँ पे रह रहे हैं ना। अब डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा या आपके बच्चा किस तरह के टीचर्स के साथ, किस तरह के रिसोर्सेज के साथ, किस तरह के एनवायरनमेंट में अपने लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ द आवर्स, मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा स्पेंड कर रहा है, तो उसका क्वालिटी आउटकम भी तो वैसे ही होगा, है ना। आ गया भैया इरेजर। हाँ, 3 एजेंट हुए, कुछ 4-5 एजेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बस एजेंट को आप लोग अच्छे से याद रखिए, आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हैं, डील कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से लिख देंगे। दूसरा होता है होम एनवायरनमेंट, बहुत नॉमिनल है, घर का एनवायरनमेंट, इट इज डिपेंडेंट। मान लीजिए आज की सोसाइटी की अगर बात करें, प्रेजेंट डे सोसाइटी, तो सबसे पहला जो एलिमेंट निकल के आता है दैट इज पेरेंट्स। ठीक है, अब आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिनिमम 35-40, ऑलमोस्ट 38 to 40-45 के एज रेंज में होंगे हैं। तो नो डाउट उनके टाइम पे जमाना कुछ अलग था, जमाना तो अभी बदला, अगर माने तो बहुत ज़्यादा बदल गया 2010 से, 2005 के आसपास से बहुत ज़्यादा बदला। तो ये जो पेरेंट्स होंगे ना, इनके पास 2 कैटेगरी होगा, एक ये एडुकेटेड हो सकते हैं, दूसरा ये नॉन एडुकेटेड हो सकते हैं। तो पेरेंट्स जैसा होगा वो अपने बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करेगा, ये बोलेगा बेटा तुम पढ़ लो, मैं तुम्हारे पास बैठना हूँ, आई एम विथ यू। बोलेगा बेटा पढ़ लो, सर कंप्लेन करेंगे, मैं भी कंप्लेन करूँगा। अब इनका कंप्लेन करने का तरीका अलग होगा, पीट देंगे बच्चों को। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द होम एनवायरनमेंट क्या होता है, एक बच्चा अपने पोटेंशियल और अपनी क्वालिटी को डेवलप करता है, एंड दैट आल्सो रिजल्ट्स इन इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कभी कभी इसको ग्रैंड पेरेंट्स से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बड़ा अच्छा रीजन, जेंडर डिस्पैरिटी। देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग ट्रेंड चलते हैं, अलग अलग नियम, अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है ना। तो अभी भी कुछ ऐसे रिमोट सोसाइटीज या ओल्ड ट्रेडिशन सोसाइटी होंगे जहाँ पे इस बात को आज भी वैल्यू दिया जाता है, बी एंड जी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, बी किसको कहते हैं और जी किसको कहते हैं। तो कुछ ऐसा सोसाइटी है जिसका अभी भी मानना है कि अगर इसको ठीक से पढ़ा लिखा दो ना, तो ही विल डू समथिंग वेरी गुड, क्योंकि ही इज द रिस्पॉन्सिबल वन। वो लाइवलीहुड जनरेट करेगा, फैमिली मेंटेन करेगा, फैमिली प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ऑल दिस थिंग्स आर अजम्पशंस। आज के डेट में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इवन दे आर बेटर। ठीक है, ये सोसाइटी की बात हो रही है कि जेंडर डिस्पैरिटी होता है। देखिए, एक लड़का एक लड़की वो कुछ करेगा दैट इज सेकेंडरी, है ना। अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं और आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो इट इज नॉट योर क्रेडेंशियल्स ना, ये क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, कि उन लोगों ने एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब आपका करने का समय था, आपका पढ़ने का समय था, तो आपको अलाउ किया गया, आपको असिस्ट किया गया। ठीक है ना, जो यहाँ पे नहीं होता है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे नहीं होता है, उसमें डिस्पैरिटी है, उसमें ब्यासनेस है कि हम लड़के को इतना फेवर करेंगे, लड़कियों को उतना फेवर करेंगे, या लड़कियों को ज़्यादा फेवर करेंगे, लड़कों को कम फेवर करेंगे, मतलब वन बैलेंस इज नॉट देयर। ठीक है ना, तो जब बैलेंस है ही नहीं तो उसको डिस्पैरिटी का नाम दे दिया गया। माइंड इट, मैंने लिखा है जेंडर डिस्पैरिटी। अब यहाँ किसी भी तरह से मैंने बॉयज़ को अच्छा और गर्ल्स को खराब, या गर्ल्स को खराब या बॉयज़ को अच्छा नहीं बताया है। व्हाट आई मीन टू से कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ
बीइंग एजुकेटेड और गेटिंग एजुकेटेड प्रोवाइड नहीं किया जाता है इन सर्टेन सोसाइटीज, इन सर्टेन स्टेट, सब जगह नहीं है। ये बहुत ओल्ड फैशन या ओल्ड ट्रेडिशंस हो गया है, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है ना। अब मान लीजिए आज की सोसाइटी में अगर वहाँ पे किसी बॉयज को सप्रेस कर दिया जाए, वो बच्चा है, वो सप्रेस हो जाएगा, वो अभी कुछ नहीं समझेगा, पर 25 के बाद, 30 के बाद जब उसको रियल लाइफ को डील करना पड़ेगा, रियल सिनेरियोस को डील करना पड़ेगा, देन ही विल कम टू नो कि व्हाट ही हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्पैरिटी। ठीक है ना। तो इस तरह से जेंडर डिस्पैरिटी भी क्या है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ठीक है। Nationalization of education system. नेशनलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे हमारा कंट्री बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ना हम कंट्री वाले ना कंट्री चलाने वाले। ठीक है ना, कर नहीं पाए, करने का इंटेंशन भी अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। व्हाट डज इट मीन नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम? नेशनलाइजेशन तो नहीं हो पाया, कमर्शियलाइजेशन जरूर हो गया है ना। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो गया है, जहां गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो अपना स्कूल्स, एकेडमिक्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं। ठीक है, बेटर पढ़ाते हैं कि नहीं पता नहीं, पर बेटर पैसा लेते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बेटर है, शायद उसके लिए पैसा लेते हैं। तो नेशनलाइजेशन तो नहीं हो पाया, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। कमर्शियलाइजेशन में वही सरवाइव करेगा जिसके पास भैया इकोनॉमी हो। अगर आपके पास पैसा है गोयंका में पढ़ने का तो आप पढ़ेंगे, मेरे पास नहीं है पैसा भाई, मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूंगा। ठीक है, जहाँ अटेंडेंस का शायद मारा मारी नहीं होगा, तो जब मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा तो मैं क्लासेस भी नहीं करूंगा, मैं क्लासेस नहीं करूंगा तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं तो गोयंका वाले के कंपैरिजन में मेरा नंबर तो कम आएगा, है ना। तो इस तरह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इफेक्ट करता है। मैं इसको क्रॉस करके समझा रहा हूँ। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना अभी बाकी है। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में होना क्या चाहिए कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी चाइल्ड और टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, क्वालिटी एटसेट्रा। ठीक है, सबको प्रॉपर तरीके से जो जहां चाहे एडमिशंस लेने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड नॉट ओनली एडमिशन अपॉर्चुनिटी, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, हम बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर देन द बुक्स प्रिस्क्राइब बाय NCERT, हम कुछ अच्छा रेफरेंस बुक पढ़ा रहे हैं जिससे हमारे बच्चे का मेंटल हेल्थ और उसका एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वही सिलेबस जो है बाकी स्कूल्स में भी फॉलो अप किए जाने चाहिए, यानी कि करिकुलम और सिलेबस भी हर जगह एक होना चाहिए, टीचिंग का फ्रेमवर्क एक होना चाहिए, तब जाकर नेशनलाइजेशन होगा। खाली एडमिशन अपॉर्चुनिटी दे देने से नेशनलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिस आर सम मेजर फैक्टर्स जो इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबल सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशन के पहले भी एक वर्ड लिख दिया गया है, प्रोबेबल, मतलब दैट आल्सो डज नॉट गारंटी कि ये करेंगे तो इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम हट जाएगा या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बट वी कैन ट्राई, ऐसा ट्राई करके देखा जा सकता है। अगर हटता नहीं है ना तो कम तो जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब द सिमिलर वे कि अगर कभी किसी को डिजीज हो, मुझे हो, किसी को भी हो, तो वंस वी गो टू ए डॉक्टर तो नो डाउट वी ऑल वांट कि पूरा पूरा ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं माइंडसेट ये भी रहता है कि अगर पूरा नहीं ठीक होगा तो थोड़ा आराम तो मिलेगा, है ना। तो दैट इज वाई उसको कहते हैं प्रोबेबल ट्रीटमेंट और प्रोबेबल सॉल्यूशंस। तो सब कुछ प्रोबेबल नहीं होता है, कंफर्म और गारंटी
फिलहाल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोबेबल सॉल्यूशंस में क्या है, देखिए एजुकेशन स्टार्ट होता है प्राइमरी फील्ड से। पहले प्राइमरी एजुकेशन होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर सीनियर सेकेंडरी होता है ना, ऐसे ही चलता है ना एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी के बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाइए, प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं, या बहुत बेसिक पे देखा जाए जो 10th के बाद एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं या 8th के बाद एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं तो उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ऑल दिस आर द टायर्स और कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ एजुकेशन अचीव करते हैं, हर जगह पे एजुकेशन के लिए ही हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है कि भाई कुछ करो मत करो यार, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करो सबको, देयर शुड बी अ कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। जब मैंने डीपीएसपी बताया था आप लोगों को तो उसमें शायद प्रॉपर याद नहीं आ रहा, शायद 11 नंबर या 10th नंबर ऐसा कोई ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया गया था कि क्या कहते हैं उसको, अप टू 14 ईयर्स जो चिल्ड्रन होंगे, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होंगे उनको स्कूल भेजना कंपलसरी है, यानी कि उनका स्कूल का एनरोलमेंट यानी कि बेसिक एजुकेशन उनको कंपलसरी बताया गया है, एंड दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स भी माना गया है, ठीक है। पेरेंट्स ही बताया गया है। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, अगर वो उस तरह से इकोनॉमिकली साउंड नहीं है कि उसको प्राइवेट एजेंसी में पढ़ा सके, तो गवर्नमेंट स्कूल उस बच्चे को एडमिशन देगा, ठीक है ना, इफ ही और सी इज अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो पहले आप उसको प्राइमरी एजुकेशन दीजिए, ठीक है ना, इट इज वन वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ अगर मैं बच्चे को ही दोषी मानूं कि भाई वो नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो जब वो नहीं पढ़ना चाहता है, या कोई एक डिश ले लीजिए खाने का, से फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए ये पिज्जा है, मैंने बोला मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता ही नहीं हूँ पिज्जा। तो अब मेरा कोई फ्रेंड इंसिस्ट करेगा ठीक है तू मत खाना, तो एक बार देख तो ले, तो मैं राजी हो गया, चलो देख लेता हूँ। जब मैंने देखा उसका टेक्सचर मुझे पसंद आया, तो एक दोस्त बोला यार ज़्यादा मत खाना, थोड़ा सा खा के देख, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला, दिस इज दैट छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना। जब एजुकेशन का टेस्ट उसको समझ में आ जाएगा ना, तो वंस ही और से स्टार्ट्स, जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसको यहाँ तक जाने में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि उसको टेस्ट आना चाहिए, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय टेस्ट हियर, ही और शी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस कितना है, व्हाट आई कैन डू आउट ऑफ इट, ये करने के बाद मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ, उसको ये बात समझ में आना चाहिए, या उसके पेरेंट्स को ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं अगर अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ तो प्रोवाइड करने के बाद मेरा बच्चा आगे कहाँ कहाँ कितना कितना डेवलपमेंट कर सकता है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइमरी एजुकेशन सबको दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत जेंडर बेयसनेस होता है, ठीक है। तो जेंडर बेयसनेस को यहाँ पे हमको ओवर गियर करना पड़ेगा, जेंडर बेयसनेस को हमको कंसिडर नहीं करना होगा, मेरे पास बेटा हो बेटी हो जो भी हो, हम उसको अपने फुल ऑफ कैपेसिटी से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, उसको अच्छा एजुकेशन अवेल करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी सेम है। अब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, एजुकेशन के साथ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना, क्योंकि स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ एक थीम ये रखा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट क्वालिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आपके बच्चे का मेरिट क्वालिटी या इंटरेस्ट जिस तरफ हो, आप अपने बच्चे को उस तरफ भाई मोटिवेट करिए, उस तरफ उसको आगे बढ़ने में हेल्प करिए, दैट विल एलिमिनेट द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी हुआ, प्रोफेशनल एजुकेशन हुआ। अगर एजुकेशनल फील्ड में हम इनइक्वालिटी को ओमिट करना है तो इन वन एंड सिंगल वर्ड कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद द
इक्वल रिसोर्सेस, ठीक है ना। अब रिसोर्सेस मतलब मैंने बहुत कुछ बता दिया था। रिसोर्सेस इट स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग टू टीचिंग मटेरियल टू द क्वालिटी ऑफ टीचर एज वेल, ऑल दिस थिंग्स आर रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये रहा प्रोबेबल सॉल्यूशन, मतलब ये एक पॉइंट नहीं है, ये प्राइमरी एजुकेशन एक पॉइंट है, फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन लिखेंगे, फिर आप सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। दीज आर सम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, 10th के बाद मालूम होगा आप लोग ITI वगैरह करते हैं या कोई वर्क एंड एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग फेंटिंग, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम किया जाता है जहाँ से डायरेक्ट अर्निंग किया जा सके आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको वोकेशनल एजुकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब वोकेशनल इस तरह से एजुकेशन को प्रमोट करने के बाद एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन। कॉम्पनसेट करना समझते हैं ना, अगर किसी को कुछ नुकसान हो जाता है तो हम लोग कुछ ना कुछ दे के इधर उधर लेफ्ट राइट करके बोलते हैं कि भाई आप अपना कंपनसेशन ले लो या कंपनसेट करवा लो, है ना, एंड लेट अस रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह से एक वर्ड आता है कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन। हथियार, तो ये कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन स्पेशली ना जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे होते हैं या पुअर चाइल्ड होते हैं, मतलब पढ़ने लिखने में कमजोर हो या गरीब हो जिनके पास रिसोर्सेस कम हो, तो नॉर्मली क्या होता है ना, रेगुलर क्लासरूम में बहुत सारे कारणों से इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड रिसोर्सेस एज वेल, एक नॉर्मल बच्चा दैट इज व्हाइट चाइल्ड कहते हैं उसको, इस कंटेक्स्ट में ना स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। व्हाइट का मतलब नॉर्मल और ब्लैक का मतलब डिसएडवांटेज्ड, ठीक है, ये ग्रुप या ये ग्रुप, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये बच्चा क्या होता है, कम समझता है क्योंकि इसका माइंड का एक्टिविटी कम है, तो एक एडिशनल इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस तरह के बच्चों को ना बाद में कुछ सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि क्लासरूम में जो पढ़ाया गया या रिवीजन के तौर पे बोलिए या मॉक के तौर पे बोलिए, इसको अलग से पढ़ा कर तैयार करना चाहिए ताकि वो इनके जैसा वो अडॉप्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन। अब इस फील्ड में क्या होगा कि इसमें टीचर को थोड़ा अलग से टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। और एक आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, सब कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की सोसाइटी में, क्योंकि अब सोसाइटी क्या हो गया है, इतना डायनेमिक और इतना कॉम्पिटिटिव है कि बहुत कम लोग जो है ना फुल टाइम रेगुलर एजुकेशन ले पाते हैं, है ना। तो लगभग 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ये एम्प्लॉयमेंट में चले आते हैं, क्योंकि इनको फैमिली बैकअप के लिए पैसा चाहिए, कभी कभार शादी वादी भी हो जाता है तो अपना फैमिली वाले भी हैं ये, तो सब कुछ मैनेज करने के बाद आपको बेटर ग्रोथ चाहिए तो बेटर एजुकेशन चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। तो फिर इनको अपना पीजी करना हो या कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम करना हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस से इस चीज़ को कर सकें, एंड थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस में आज सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को भी स्कोप मिलना चाहिए, इक्वल वैलिडिटी मिलनी चाहिए, मिलती भी है इन सर्टेन केसेस। तो ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मे एलिमिनेट एजुकेशनल इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो इस तरह से इनइक्वालिटी इन एजुकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशंस। तो अगर ये आप अच्छे से समझ जाते हैं तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, कल पॉसिबल है, कल नहीं तो परसों, दोनों का एक साथ एक लेक्चर बना दूंगा, तो ये विल
अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। इस तरह से यूनिट खत्म हो जाएगा। माइंडेड वी आर डीलिंग विद ए सोशल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला कोई मामला नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट समझने के बाद आप जो भी वैलिड वर्ड्स लिखेंगे दैट वुड बी इवेल्युएटेड और आपको नंबर मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन तो बन गया कि डिफाइन इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, है ना। डिफाइन इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन बन गया व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं बोलेगा तो एजेंट्स, एजेंट्स नहीं बोलेगा तो कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है। फिर बन गया प्रोबेबल सॉल्यूशंस, क्या क्या है इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस बताइए। प्रोबेबल सॉल्यूशंस नहीं पूछेगा तो मेजर्स पूछ लेगा, मेजर्स नहीं पूछेगा तो वे आउट पूछ लेगा, है ना। व्हाट आर द पॉसिबल वे आउट्स और वे फॉरवर्ड। मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर ही सकता है, ट्विस्ट नहीं करने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म, ठीक है। चलिए बाय।